हेलो एवरीवन। तो आज ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड शिफ्ट की 11 अप्रैल की केमिस्ट्री और मैथ्स का डिस्कशन आपका हो चुका है और फिजिक्स एज यूजुअल हमेशा की तरह ही काफ़ी आसान आई थी जैसा कि ट्रेंड चल रहा है। और मतलब हम लोग का सोचना भी था कि एंड की तरफ जाते जाते शायद थोड़ा सा हार्ड हो जाए, जैसे कि जनवरी फरवरी वाले पहले अटेम्प्ट में आपका हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न्ड। तो हमेशा की तरह ही एकदम आसान फिजिक्स थी। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके पुट द वैल्यूज गेट द आंसर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स थे, जहां पे आपको बस फॉर्मूला याद रखना था और फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करनी थी। तो जो जो क्वेश्चंस मिले हैं, जो जो हमारे पास क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, उनको जल्दी से एक बार नजर दोहराते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। पहला क्वेश्चन है बॉडी इज रोटेटिंग विद काइनेटिक एनर्जी ई। ये क्या हुआ? बॉडी इज रोटेटिंग विद काइनेटिक एनर्जी ई ऑफ इफ एंगुलर वेलोसिटी दे रखा बॉडी का इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स ऑफ द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है कि n टाइम्स ई हो जाएगा, राइट? ओके, तो एक बॉडी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ई के साथ रोटेट कर रहा है। मान लो किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करता है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है ई, और ये ई कितना होगा भाई? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा। सिंपल सी बात है, हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब बोल रहा है इफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स ऑफ द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को 3 गुना कर दिया गया है, तो काइनेटिक एनर्जी n टाइम्स हो जा रही है और n की वैल्यू मुझे चाहिए। ठीक है, तो भाई अगर एंगुलर वेलोसिटी को 3 टाइम्स कर देंगे तो 3 ओमेगा हो गया यहां पे होल स्क्वायर, राइट? तो ये क्या हो गया? 9 टाइम्स हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो गया, मतलब इसको 9e बोला जा सकता है। तो भाई यहां पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट? इसमें से किस प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगी? तो मैं आपसे पहले ये पूछूंगा कि भाई इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला बता दो। इंटरनल एनर्जी किसी गैस की क्या होती है, कैसे रिप्रेजेंट की जाती है? तो आप बोलिएगा सर NCVT। तो अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होना है तो इसका मतलब है कि ये टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, N और CV तो कांस्टेंट रहेगा ही। ठीक है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब कौन से प्रोसेस की बात की जा रही है भाई साहब? आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम था। नेक्स्ट, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद ग्राउंड विद स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। तो एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं किस स्पीड से करते हैं भाई? 40 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ। पार्टिकल मान लीजिए कुछ आपका इस तरह से जाएगा। ओके, तो पूछ रहा है स्पीड ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद पार्टिकल की क्या स्पीड होगी? तो मान लो कि 2 सेकंड के बाद पार्टिकल कुछ यहां पे, लेट इट बी। ठीक है, तो यहां पे इसकी कुछ स्पीड हो जाएगी v मान लो। तो यही v स्पीड मुझे पता करना है, राइट? तो देखो, अगर मैं vx और vy निकाल लूं, x कंपोनेंट वेलोसिटी का, y कंपोनेंट वेलोसिटी का, और उसके बाद फाइनल वेलोसिटी निकल सकती है, राइट? तो भाई x के अलोंग तो स्पीड कभी चेंज नहीं करती है, तो ये कितना है x के अलोंग? 40 cos 30 है, मतलब cos 30 √3/2, तो 20 √3। तो ये तो रहेगा 20 √3, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। x कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं करता है। y कंपोनेंट बस मुझे निकालना है किस टाइम के बाद? 2 सेकंड के बाद। तो वेलोसिटी अलोंग y निकाल लो। 2 सेकंड के बाद क्या लिखोगे? vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt। इनिशियल वेलोसिटी y के अलोंग कितनी है? तो इसी को रिजॉल्व करो, यहां पे 40 sin 30 हो जाएगा, मतलब 20 हो जाएगा, राइट? तो 20 माइनस 10 टाइम है 2, तो ये हो गया 0। ओ, फाइनल वेलोसिटी y के लॉन्ग आ गई 0।
इसका मतलब ये पार्टिकल कहां पे है, कहां पे वेलोसिटी अलोंग y जीरो होती है सर? तो आप बोलिएगा सर इसका मतलब ये पार्टिकल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है। ठीक है, तो y के लॉन्ग वेलोसिटी है 0 2 सेकंड के बाद, x के लॉन्ग वेलोसिटी है 20√3, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी भाई? यही हो जाएगी 20√3, यही हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। अगर y कंपोनेंट कुछ होता तो बोल देते अंडर रूट vx² प्लस vy²। ठीक है, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा है v, और बोल रहा है कि पोटेंशियल सेंटर पे क्या होगा? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है भाई, तो इसमें पोटेंशियल का फॉर्मूला अगर पता हो तो क्या होता है? KQ बाई, इनसाइड पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, KQ बाई 2r³ इंटू 3r² माइनस x² होता है ना। किसी भी इनसाइड पॉइंट पे, जो मान लो कोई पॉइंट है यहां पे, सेंटर से x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट अंदर में है, तो इनसाइड में पोटेंशियल KQ बाई 2r³ इंटू 3r² माइनस x²। ठीक है सर, तो बोल रहा है कि सरफेस पे है पोटेंशियल V। ठीक, तो पहले तो सरफेस पे बता दो क्या होगा। सरफेस पे क्या होगा? सरफेस पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? रेडियस r हो जाएगी। ठीक है, इसका रेडियस अगर r मान लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी होगी? r होगी, तो रखो 3r² माइनस r², तो 2r², यहां से 2r² कट जाएगा, KQ बाई r। इसको हम लोग बोल रहे हैं V। तो पूछ रहा है कि सेंटर पे क्या पोटेंशियल होगा, तो सेंटर पे निकाल लो भाई। x की वैल्यू सेंटर पे क्या आएगी? 0 आएगी, राइट। यहां पे 0 रखो तो आ जाएगा 3KQ बाई 2r। तो इसको 3V बाई 2 बोला जा सकता है, और यही हमें बताना था। तो ये भी हमारा एकदम ही डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वेक्टर ए दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, और a माइनस बी वेक्टर दे रखा है 2j कैप। पूछ रहा है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो। ए वेक्टर तो दे रखा है मुझे, ठीक है, a माइनस बी दे रखा है 2j, तो यहां पे लिख लो a माइनस बी 2j है ना, तो इसको लिखा जा सकता है 2i प्लस 3j प्लस 2k। यही था वेक्टर ए, माइनस वेक्टर बी ये दे रखा है 2j कैप। तो वेक्टर बी उधर चला गया, क्या आ गया? वेक्टर बी ये उधर गया, 2j कैप को इधर ले जाओ, तो 2i कैप, 3j माइनस 2j 1j और 2k कैप। तो वेक्टर बी जब हमारा निकल गया है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी निकालना है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अंडर रूट a² प्लस b² प्लस c², राइट। तो अंडर रूट 2² प्लस 1² प्लस 2², तो 8 और 1 9, तो अंडर रूट 9 मतलब 3 बोला जा सकता है डायरेक्टली। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड पावर डिलीवर्ड बाय फोर्स एट टाइम इज इक्वल टू 10 सेकंड, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो ठीक है, एक बॉडी दे रखी है हमारे पास, आधा किलो की ये बॉडी है, 500 ग्राम आधा किलो की ये बॉडी है, और इस पे कोई फोर्स F लगाया हमने, कोई F फोर्स हमने इस पे लगाई। ठीक है, तो बोल रहा है कि 10 सेकंड के बाद इस फोर्स कितना, ये फोर्स कितना पावर डिलीवर करेगा आफ्टर टाइम इज इक्वल टू 10 सेकंड। तो पावर अगर मुझे जानना है तो पहले तो फोर्स निकालना होगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी, राइट। इंस्टेंटेनियस पावर की बात हो रही है यहां पे, किस पावर की? इंस्टेंटेनियस पावर की। क्यों? क्योंकि 10 सेकंड पे पूछ रहा है। ठीक है, तो फोर्स चाहिए और वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीज मुझे चाहिए 10 सेकंड के बाद। तो अभी इसकी फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। पहले तो mg होगा नीचे, इसको तुम रिजॉल्व कर सकते हो, mg cos 30, और इधर आ जाएगा तुम्हारा mg sin 30। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर हो जाएगा। फ्रिक्शन वगैरह के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है कि रफ सरफेस है एंड ऑल, ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। इसका मतलब है हम लोग क्या लेंगे भाई? स्मूथ सरफेस ले लो। ठीक है, चलो, और एक फोर्स तो उधर है ही है। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? mg sin 30, तो मास है आधा किलो, तो हाफ, g की वैल्यू 10, sin 30 1/2, तो 10/4 या 5/2 लिख लो। अच्छा, एक चीज और दे रखा है कि ये एक्सेलरेटेड मोशन में है और इसका एक्सेलरेशन दे रखा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब बोल सकते हैं हम एक्सेलरेशन किधर है भाई? अप द इंक्लाइंड प्लेन, ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सिंपल सी बात है। तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स क्या है?
कितना है नेट फोर्स ऊपर की तरफ, तो F माइनस mg साइन 30 मतलब 5/2, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। मास है इसका आधा किलो, एक्सेलरेशन दे रखा है 1, तो फोर्स क्या आ गया भाई 5/2 प्लस 1/2, तो 3 न्यूटन का फोर्स आया। एक चीज तो यहां पे ये समझ में आई कि ये जो फोर्स है वो 3 न्यूटन का है। ठीक, अब वेलोसिटी भी निकाल दो भाई, वेलोसिटी निकाल दो, पावर चाहिए मुझे, राइट, तो वेलोसिटी भी निकालनी पड़ेगी। एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो वेलोसिटी के लिए सिंपली क्या लिखोगे, u प्लस 80। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट दे रखा है, एक्सेलरेशन है 1, टाइम है 10, तो वेलोसिटी आ गई 10 सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड। तो जब वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकंड, तो पावर कितना आएगा भाई, F डॉट वी लिख सकते हो, इंस्टेंटेनियस पावर। एंगल फोर्स और वेलोसिटी का एक ही डायरेक्शन में है, तो एंगल इसके बीच में 0 डिग्री है। ठीक, एफ वी कॉस 0, कॉस 0 हो गया 1, तो 3 इंटू 10 ये 30 हो गया। ठीक है, 30 वाट लिख सकते हो, तो ये हमारी फाइनल आंसर हो गई। ठीक है, तो देखो वैसे काफी आसान सा ही था, इसमें कुछ खास करना नहीं था। F इज इक्वल टू एम ए का यूज करके फोर्स निकालना था, एक्सिलरेटेड मोशन था, वेलोसिटी निकाल लेनी थी, और पावर के लिए फोर्स इंटू वेलोसिटी का यूज कर लेना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कौन सा गेट है, आइए, तो एक यहां पे ये और गेट दे रखा है। ठीक, ये दे रखा है एंड गेट, और ये है हमारे पास नैंड गेट। इसके बाद एक गोला भी है, और उसके बाद नॉट तो हमारे पास है ही है, ये नॉट गेट। ठीक है, अच्छा, ये गेट से रिलेटेड सवाल आ रहा है, इससे पहले वाले शिफ्ट नंबर 1 में भी आया था 11 तारीख को। तो अब यहां पे मुझसे क्या पूछ रहा है कि भाई साहब कि रिजल्टेंट गेट बताओ, तो कुछ नहीं करना है, इनपुट चेक करना है, आउटपुट चेक करना है। तो इनपुट मान लो ए और बी को मैंने 0 0 दिया, तो आउटपुट देख लेना है। तो 0 0 दिया का क्या मतलब है सर, ए से 0 ले जाओ तो ये 0 आया और यहां 0 आ गया। ठीक, फिर बी से 0 ले जाओ तो इधर 0 और इस वायर के थ्रू यहां पे 0। अब इसका आउटपुट चेक करो क्या होगा, तो ये तो और गेट है, और गेट है ना, तो 0 0 0 प्लस 0 0 आ जाएगा यहां पे एंड गेट में भी 0 इंटू 0 0 आएगा। अब देखो नैंड गेट है, यहां पे नैंड गेट है, तो 0 0 नैंड गेट से पास करेगा, अगर एंड होता तो 0 होता, नैंड है तो 1 हो जाएगा, तो यहां पे आएगा आउटपुट 1, और 1 जब नॉट गेट से पास करेगा तो फाइनली 0 आएगा, मतलब 0 0 हमारा आया 0। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब वैल्यू चेंज करो, एक आध वैल्यू और ले लो। अब मान लो 1 ले लेते हैं, ए में ले लो 1, बी में ले लो 0, तो ये 1 हुआ, यहां से भी आया 1 आया। ठीक है, 1 0 और गेट से पास किया 1 0, तो 1 आ जाएगा यहां पे, 1 प्लस 0 1 हो गया। एंड गेट से 1 इंटू 0 0 रहा यहां पे। अब 1 0 एंड से होता तो 0 होता, नैंड से है तो 1 हो जाएगा, और 1 का नॉट फिर से 0, मतलब 1 0 तुम्हारा आ गया 0। मेरे ख्याल से इतना काफी होगा चेक करने के लिए। अगर मान लो नैंड से स्टार्ट करते हैं, तो 0 0 एंड में तो होता 0 और नैंड में हो जाता 1, तो नैंड तो है नहीं। 0 0 अगर नॉर की बात करें तो 0 0 और में होता 0 और नॉर में होता 1, जो कि है नहीं, तो ये भी गलत। ठीक, और एंड की बात करें तो 0 0 0 दोनों में ही होगा, चाहे और हो चाहे एंड हो, लेकिन 1 0 0 किस में होगा, 1 0 0 होगा एंड में, और में 1 0 होता 1, तो एंड हमारी क्या है भाई, करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। चाहो तो तुम 0 1 और 1 1 रख के भी चेक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन 1/x दे रखा है, तो x की वैल्यू पता करनी है। काइनेटिक एनर्जी है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है भाई, h/p, इसी को लिखा जा सकता है h/√2m काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी तो बराबर है,
H कांस्टेंट है, रेशियो किसका चाहिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चाहिए, राइट। तो लैम्डा P बाई लैम्डा E ये किसके बराबर होगा भाई, सब कुछ देखो H और K कांस्टेंट है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर मास होगा, तो इसको लिखा जा सकता है अंडर रूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक। अच्छा यहां पे दे रखा है मास ऑफ प्रोटॉन 1849 टाइम्स है, 1849 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली अंडर रूट 1849 तुम्हें बताना है कि अंडर रूट 1849 क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं फिलहाल कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूं। मेरे ख्याल से वैसे कितना आएगा, 40 1600 और 40 से 45 के बीच में आना चाहिए, चलिए चेक ही कर लेते हैं। 43 आ रहा है, एग्जैक्टली 43 आ रहा है एग्जैक्ट। तो मेरे ख्याल से ये इंटीजर टाइप था, तो 1/43 लिख लो, और ये बोला दैट इज इक्वल टू 1/x, तो x की वैल्यू कितनी आएगी भाई साहब, 43, राइट। चलो आगे बढ़ा जाए। तो अभी तक जितने भी सवाल आए, जितने भी सवाल हम लोगों ने अभी तक किए, इसमें किसी में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी। ये भी फॉर्मूला बेस्ड, ये बस आपको पता होना चाहिए था यू का फॉर्मूला। इसमें थोड़ा सा मान सकते हैं कि कुछ करना था, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड नहीं था, बट ठीक है कुछ ज्यादा लॉजिक इसमें भी नहीं था, इजी ही बोला जाएगा। ये भी फॉर्मूला बेस्ड, ये वैसे तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ठीक है बहुत ही आसान प्रॉब्लम था। इसमें थोड़ा बहुत आपको कुछ करना था, F इज इक्वल टू ma, पावर का फॉर्मूला यूज हुआ, V इज इक्वल टू U प्लस AT का यूज हुआ। तो दिस वाज द बेस्ट क्वेश्चन टिल नाउ। इसमें बस आपको चेक करना था एक बार, ये आपका फॉर्मूला बेस्ड है। अगला बढ़ते हैं आगे। ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर एज शोन इन द फिगर। तो एक रे ऑफ लाइट प्लेन मिरर पे इंसिडेंट हो रही है, ये एंगल दे रहा है 30 डिग्री। तो एक बात बताओ, ये रिफ्लेक्ट बैक कुछ ऐसा होगा, ये भी 30 डिग्री एंगल बना के होगा। पूछ क्या रहा है, फाइंड द डिविएशन ऑफ द रे इन डिग्री एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो डिविएशन चाहिए। डिविएशन का क्या मतलब है कि भाई इंसिडेंट रे जो थी उसके और जो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है उसके बीच में क्या एंगल है। तो भाई इंसिडेंट रे को थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट करो, थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट करो, ठीक है। तो यही इंसिडेंट रे है। अच्छा अब देखो यहां पे कंफ्यूजन हो सकता था कि भाई इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, सॉरी फाइनल रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है वो ऐसे भी तुम ले सकते थे और ऐसे भी ले सकते थे। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए इन्होंने क्लियर कर दिया किस डायरेक्शन में लेना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है, मतलब इस वाले एंगल को लेना है। बात समझ में आई, इस वाले एंगल को लेना है। तो यहां से यहां तक 180 हो गया और प्लस 60 240 हो गया। सिंपल सी बात है, 240 विल बी योर आंसर, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। डेंसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन द फोर्स अप्लाइड, इट्स स्पीड एंड टाइम ऑफ मोशन। तो बोल रहा है किसी बॉडी का डेंसिटी फोर्स अप्लाइड, स्पीड और टाइम ऑफ मोशन पे डिपेंड करता है। तो F टू द पावर A, V टू द पावर B, T टू द पावर C ले लो, और A B C का वैल्यू पूछ रहा है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन किससे है भाई साहब, यूनिट एंड डायमेंशन से ये क्वेश्चन है, जहां पे आपको डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके रिलेशन एस्टैब्लिश करना है डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच। तो क्या करते हैं भाई, सबका डायमेंशन लिखते हैं जल्दी जल्दी। डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम को L टू द पावर -3 लिख लो। फोर्स हो जाएगा mLT -2 टू द पावर A। वेलोसिटी हो जाएगी हमारी LT -1 टू द पावर B, और टाइम टू द पावर C, ठीक है। अब कोफिशिएंट इक्वेट कर लेना है, मास का जो भी कोफिशिएंट होगा LHS RHS में, लेंथ का और टाइम का, ठीक। तो इधर मास का कोफिशिएंट बताओ भाई, मास का कोफिशिएंट इधर 1 और इधर है m टू द पावर A, तो A इज इक्वल टू 1 आ गया। ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक। दूसरा देखते हैं, L का कोफिशिएंट है -3 और यहां पे है A, यहां पे है B, तो A प्लस B हो गया। A है हमारा 1, तो -3 -1, तो B आ जाएगा -4, और यहां पे B है +4, तो ये गलत है। इसका मतलब ये सही है। चाहो तो एक बार टाइम भी देख लो, तो यहां पे टाइम का है 0, कुछ नहीं। इधर T टू द पावर -2A -B
प्लस सी, इधर है माइनस बी और इधर है प्लस सी, ठीक है। सारी वैल्यूज रख लो, ए का वैल्यू है 1 तो -2, बी का वैल्यू है -4 तो माइनस माइनस +4 प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। तो सी क्या आ जाएगी भाई, -2 इधर आ जाएगा, ठीक है, तो -2 आ जाएगा सी। ठीक, क्लियर है, सिंपल सा था डायमेंशनल एनालिसिस। आगे बढ़ा जाए। इन द गिवन सर्किट डायग्राम फाइंड द करंट आई। इस डायग्राम में मुझे करंट की वैल्यू चाहिए। कौन सा करंट, जो यहां से पास कर रहा है, ठीक। ओके, तो एक काम करो, सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि भाई इस बैटरी से कितना करंट निकल रहा है, उसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो डायग्राम बनाते हैं फिर से। ये हुआ हमारा 3, 2, ये है 6, 4, 2, 3, 3। अच्छा देखो, ये 4 और 2 6, इस 6 के साथ पैरेलल में है, बात समझ में आ रही है। ये इस 6 के साथ पैरेलल में है, ठीक। और इधर 10 वोल्ट की बैटरी। ओके, अब देखो ये 6 पैरेलल में है, ये 6 पैरेलल में है, तो क्या होगा 3, और ये वाला 3 ब्रांच और ये ब्रांच 3 ये सीरीज में है। तो एक बार फिर से हम ड्रॉ कर सकते हैं इसको। 3 3 सीरीज में है तो हो जाएगा 6। तो इस पॉइंट से देखो, यहां से तो 2 है तुम्हारा, ये है 3, और यहां से एक ये ले लो, ये हो गया तुम्हारा 3, ठीक है। नहीं, एक सेकंड, 3 3 6 हो गया, ये तुम्हारा 4 था, ये है 10 वोल्ट, ठीक है। बात अब काफी हद तक समझ में आ गई होगी। एक आगे और लेके जाते हैं इसको, यहां से 6 3 अब यहां पे पैरेलल में है, राइट। 6 3 पैरेलल में आ जाएगा 2। तो देखो भाई, ये 2, 6 3 पैरेलल में है तो हो जाएगा 2, ये 2 और ये 4, 10 वोल्ट की बैटरी के साथ। अब बताओ भाई, अब ये 2 और ये 2 सीरीज में है, बात समझ में आ रही है, ये दोनों सीरीज में है। तो अब 2 2 सीरीज में है तो 4, तो ये 4 तो है ही है, और प्लस ये वाला 4 एक और आ गया, और ये 10। अब 4 4 अगर सीरीज में है तो आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और आर इक्विवेलेंट मतलब क्या आ गया भाई, 2 आ गया। तो करंट कितना निकलेगा बैटरी से, 10/2, 5 एम्पियर करंट निकला बैटरी से, ठीक है। चलो, तो ये समझ में आ गई कि भाई बैटरी से 5 एम्पियर का करंट निकला। यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए। आर इक्विवेलेंट हो गया 2, तो करंट जो बैटरी से निकला वो 5 एम्पियर का निकला। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करते चलो, इस 5 एम्पियर को डिस्ट्रीब्यूट करते चलो। तो देखो, इधर 4 है, इधर 4 है, तो आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ऊपर वाले में 5/2 आएगा, ऊपर वाले में मतलब यहां पे 5/2 एम्पियर का करंट आया, ठीक। और इस 4 में भी 5/2, ठीक है। इस 4 में 5/2, ऊपर वाला 4, तो ऊपर वाले 4 में क्या था, ये 2 और ये 2, राइट। तो यहां पे 5/2 एम्पियर आया, ठीक है। अब ये देखो, यहां पे ये जो 2 है, ये किसका बना हुआ है, ये 3 और 6 का बना हुआ है, बात समझ में आ रही है। तो यहां से तो 5/2 आया। अब ये जो 2 है, इसमें भी आ रहा है 5/2 एम्पियर, क्योंकि ये दो सीरीज में है, लेकिन इस 2 में एक्चुअली 3 और 6 का बना हुआ है 2। तो यहां पे करंट फिर से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इधर करंट क्या होगा, इस वाले 6 में, तो इधर करंट तुम्हारा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट कर लो, 3 और 6 है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा, पैरेलल में, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस के। तो करंट थ्रू दिस 6 ये किसके बराबर होगा, 3 डिवाइडेड बाई टोटल 6 + 3 9 इंटू जो करंट तुम ब्रांच करना चाह रहे हो, मतलब 5/2। तो ये हो जाएगा 5/6, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 5/6 आ गया। तो ऊपर वाले में 5/6 गया, मतलब इधर आया 5/6। बात समझ में आ रही है। ये थ्रू दिस 6 ओम, ये 6 किसका बना था भाई, ये 3 और ये 3 मिलाकर के ये 6 बना हुआ था। तो इधर करंट आई 5/6, ठीक है। अब देखो, ये 5/6 फिर से ब्रांच होगी किसमें भाई, इस वाले में और इस वाले में, ठीक। मतलब यहां से क्या आ रहा है भाई, 5/6 आ रहा है, बात समझ में आई। अब इधर और इधर ब्रांच होगा, मुझे चाहिए ये वाली करंट जो इस वाले में जा रही है। अब यहां पे तो दोनों ही 6 है, तो करंट इक्वली ब्रांच होगा, मतलब 5/12 5/12 दोनों में ब्रांच हो जाएगा। तो 5/12 ही हमारी आंसर हो जाएगी। तो दिस विल बी माई करेक्ट आंसर। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन था,
वैसे अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे होंगे तो इतना ड्रॉ करने की जरूरत नहीं थी, आप मतलब मन में ही कर सकते थे कि भाई कौन सा सीरीज है, कौन सा पैरेलल है एंड ऑल। ठीक है, तो यहां पे मैंने बस इसको सर्किट को खोला है, ठीक है, सॉरी कॉम्प्रेस किया है। कॉम्प्रेस करने के बाद फाइनली हमने आर इक्विवेलेंट निकाली और उसके बाद करंट कितनी बैटरी से निकली ये समझा और उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करते चले गए। चलो आगे बढ़ते हैं। If electric field at an instant is 6.6 J cap and the EM wave is propagating along positive x direction, then magnetic field क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा ही आते हैं, मतलब इस चैप्टर से मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन आता है वो इसी चीज पे आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह पूछ रहा होगा इस टाइप से। ठीक है, तो अब देखो यहां पे समझते हैं जरा। सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड बताओ, ई नॉट, ई नॉट दे रखा है 6.6, ठीक, तो बी नॉट क्या होगा? ई नॉट बाई सी होता है, तो 6.6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 8, तो 2.2 इंटू 10 टू द पावर -8, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड 2.2, तो ये दोनों तो गलत है। अब बात बची यहां पे कि डायरेक्शन के कैप होगा कि माइनस के कैप होगा, क्या होगा? तो याद रखना है कि डायरेक्शन वाइज ई क्रॉस बी ये हमेशा सी के बराबर होता है। ठीक है, इनफैक्ट यहीं से आया है जो हमने लिखा बी नॉट इज ई नॉट बाई सी। ठीक है, नहीं एक सेकंड नहीं, ठीक है, ये अलग चीज है। इसको यहां पे तुम लोग डायरेक्शन वाइज इस तरह से तुम बोल सकते हो कि भाई ई क्रॉस बी का डायरेक्शन हमेशा वेव प्रोपेगेशन के डायरेक्शन में होगा। ई क्रॉस बी का डायरेक्शन हमेशा वेव प्रोपेगेशन के डायरेक्शन में होगा। तो भाई ये किस डायरेक्शन में है? जे कैप के लॉन्ग। वेव प्रोपेगेट कर रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन आई कैप के लॉन्ग, तो ये अब बता दो के कैप होगा कि माइनस के कैप होगा? के कैप होगा कि माइनस के कैप होगा? तो अगर मान लो मैं के कैप ले लेता हूं तो जे क्रॉस के क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, जो मुझे चाहिए। ठीक, अगर माइनस के कैप ले लेते हो तो जे क्रॉस माइनस के माइनस आई हो जाता, तो ये हमारा के कैप होगा। मतलब पहला ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं। ए चार्ज, ये क्या चला गया? A charge particle is projected inside along the axis of a long solenoid. Then एक long solenoid है और एक चार्ज पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया along the axis। मान लो किसी वेलोसिटी v से चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं along the axis। तो पूछ रहा है पाथ स्ट्रेट लाइन होगी, मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा, पाथ पैराबोलिक होगा, पाथ सर्कुलर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं होगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड है और इसका मतलब है कि यहां करंट वगैरह कुछ फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, तो चलो ठीक है, मान लेते हैं करंट वगैरह इसमें फ्लो हो रहा है। लॉन्ग सोलेनॉइड, इन्फिनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड की बात हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा भाई? मान लेते हैं अंदर की तरफ यहां से जा रहा है करंट और यहां से बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, लेट सपोज, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ लेफ्ट में होगा, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस तरह से होगी, राइट? ओके, तो भाई एक बात बताओ, क्या मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस चार्ज पे? फोर्स क्या होता है? क्यू वी क्रॉस बी, राइट? क्यू वी क्रॉस बी। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 180 डिग्री है, तो साइन 180 जीरो, राइट? तो मैग्नेटिक फोर्स तो हो गया जीरो। अगर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब इस पे और तो कोई फोर्स है नहीं, यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है कि इस चार्ज पार्टिकल पे किसी तरह का कोई और फोर्स होगा। मतलब ये इस कांस्टेंट स्पीड v के साथ स्ट्रेट लाइन में चलता चला जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन वाला पाथ तो सही है, ये दोनों गलत। और देयर इज नो इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन चार्ज। इस चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि फोर्स तो लग ही नहीं रहा है। तो ये भी सही है। तो पहला और दूसरा हमारा करेक्ट है, तो सेकंड ऑप्शन हम बोल सकते हैं विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ओके, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C connected with a battery of voltage V naught
ए क्लोज गॉसियन सर्फेस इज शोन बाई डॉटेड बाउंड्री एज शोन। ठीक है, तो भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है हमें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है और एक गॉसियन सरफेस हमें दे रखा है, ये गॉसियन सरफेस। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, तो ये गॉसियन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ये मुझे जानना है, ये समझना है। ठीक है, इस गॉसियन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर निकालना है तो गॉस लॉ का यूज कर लो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होता है? चार्ज इंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चार्ज इंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो भाई यहां पे कितना चार्ज इंक्लोज्ड होगा, कितना चार्ज इंक्लोज्ड होगा यहां पे इस गॉसियन सरफेस के अंदर? तो भाई V नॉट है और C है, तो यहां पे जो चार्ज होगा कितना होगा? C V नॉट होगा, राइट। यहां पे अगर मुझे चार्ज दिखाना हो तो ये पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, तो मैं यहां पे बोलूंगा प्लस CV नॉट और यहां पे बोलूंगा माइनस CV नॉट। ठीक, तो इसके अंदर कितना चार्ज है? तो प्लस CV नॉट है, तो CV नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो कौन सा सही है भाई, कहां सही है? सेकंड ऑप्शन, दिस विल बी द राइट आंसर। ठीक है, एकदम सिंपल सा था, गॉस लॉ यूज करो, चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट करके हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं। Satellite is moving around Earth's surface. How much minimum speed should be increased so that it escapes from the Earth's surface? तो सैटेलाइट से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही जा रहा है हर शिफ्ट में। इससे पहले एंगुलर मोमेंटम बेस्ड क्वेश्चन मतलब प्रीवियस शिफ्ट्स में आप लोगों को आ चुका है। यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी वगैरह का एक क्वेश्चन डाला है उन्होंने। तो क्या बोल रहे हैं कि मान लो ये हमारा अर्थ है, ठीक, अब सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है अर्थ सरफेस के अलोंग, अर्थ सरफेस के अलोंग ही ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, मान लो किसी ऑर्बिटल वेलोसिटी v से, v नॉट से। डिस्टेंस किसके बराबर होगा भाई? रेडियस के बराबर, रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर। ठीक, तो पूछ रहा है कितना मिनिमम स्पीड इंक्रीज किया जाए, इंक्रीज कितना किया जाए ताकि ये एस्केप हो जाए। ठीक है, इंक्रीज कितना किया जाए, तो इंक्रीज कितना किया जाए जानने के लिए मुझे यह पता करना होगा कि अभी कितना है और चाहिए क्या, उन दोनों का डिफरेंस। अभी मान लो 10 है, चाहिए हमें 15, तो 5 से और इंक्रीज करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है भाई। तो अभी बताओ ऑर्बिटल स्पीड क्या होता है? फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है भाई r², यही सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है। तो ये कट जाएगा, आर आर कट गया, तो ऑर्बिटल स्पीड अभी क्या है हमारे पास? √g इंटू मास ऑफ अर्थ बाई आर। ठीक, अब एस्केप स्पीड क्या होता है? अगर एस्केप होना है तो कितना चाहिए? तो ये होता है √2gr, अर्थ से एस्केप होने के लिए। इसको भी g के टर्म में लिख लेते हैं, इसको g के टर्म में लिख लेते हैं, स्मॉल g। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? ये GME r से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो GM बाई r² स्मॉल g इंटू आर हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक, तो भाई इंक्रीज कितना चाहिए मुझे? इंक्रीज इन स्पीड कितना चाहिए? इतना मुझे चाहिए और अभी इतना है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो √2gre माइनस √GRE हो जाएगा। तो इसको √2 - 1 GRE रेडियस ऑफ अर्थ लिखा जा सकता है। तो दिस विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो इसमें हमें क्या चाहिए था? ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला चाहिए था और एस्केप स्पीड का फॉर्मूला चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। A source of sound is moving away from a stationary observer with constant velocity 40 मीटर पर सेकंड। मान लो ये सोर्स ऑफ साउंड है, ये ऑब्जर्वर है। तो यहां पे बोल रहा है कि सोर्स ऑफ साउंड अवे मूव कर रहा है, कितने स्पीड से? 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। फाइंड द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर इफ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज 400 हर्ट्ज और स्पीड ऑफ साउंड दे रखा है 360 मीटर पर सेकंड। डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? v प्लस माइनस वी नॉट बाई v प्लस माइनस वी एस इंटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। v क्या है? स्पीड ऑफ साउंड जो कि दे रखा है 360,
वीओ है स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर रेस्ट में है तो ये हो गया 0, और प्लस वीएस लगाएंगे कि माइनस वीएस लगाएंगे, तो यहां पे सोर्स लेफ्ट की तरफ जा रहा है, मतलब अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर जा रहा है, सोर्स लेफ्ट की तरफ है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, तो यहां पे पॉजिटिव होगा। ठीक है, मतलब प्लस क्या है इसका स्पीड 40 इंटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी है 400। तो देखो भाई 360 प्लस 40 तो 400 हो गया, तो ये और ये कट गया, बचा कितना 360, तो दिस विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगर सोर्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होता, सोर्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होता तो यहां पे माइनस साइन लगाते, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल सा डॉपलर इफेक्ट पे ये क्वेश्चन था। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन ग्राउंड स्टेट है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस बोल रहा है इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज -13.6 x, और x की वैल्यू निकालनी है। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन ग्राउंड स्टेट है -13.6। ठीक है, मतलब कि नॉर्मल फॉर्मूला जो हमारा एनर्जी का होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z²/n², यही यूज करना है। तो हीलियम प्लस इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात की जाए, ठीक है, तो -13.6 हीलियम Z = 2, तो 2² हो गया 4, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n = 2, तो ये भी हो गया 4, ये दोनों कैंसल, तो कितना आंसर आया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू x बोल रहा है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है, सिंपल है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 आइडेंटिकल स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स आर मिक्स्ड टुगेदर टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप, तो 6 छोटे छोटे ड्रॉप को मिक्स करते हैं और एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं। पूछ क्या रहा है कि द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप इफ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्मॉल ड्रॉप इज 10 मीटर पर सेकंड, तो स्मॉल ड्रॉप्स की टर्मिनल वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड, तो ये जो बिगर ड्रॉप है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी? तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर याद हो 2/9 ρs - ρl r²g/η, राइट, ये होता है। तो अभी बताओ भाई कि 6 स्मॉल ड्रॉप्स थे, मान लो एक स्मॉल ड्रॉप का रेडियस है स्मॉल r, इनको जोड़ के एक बड़ा ड्रॉप बनाया गया जिसका रेडियस मान लो कैपिटल R है। ठीक है, अब भाई 6 ड्रॉप्स को मिला के बड़ा ड्रॉप बनाए हैं, तो ड्रॉप के अंदर जो लिक्विड है वो तो कहीं लॉस नहीं हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं 6 × 4/3 πr³, यही टोटल वॉल्यूम हुआ इसका, और इस बड़े वाले का क्या वॉल्यूम होगा 4/3 πR³, राइट। तो ये और ये काट लो, तो यहां से एक चीज आई, हमें एक रिलेशन आया रेडियस के बीच में, बड़े और छोटे वाले के रेडियस के बीच में एक रिलेशन आ गया। चलो हमें क्या चाहिए, टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, तो टर्मिनल वेलोसिटी देखो भाई r² पे डिपेंड कर रहा है, बाकी सारी चीजें तो दोनों ड्रॉप के लिए सेम रहेंगी। तो टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है किस पे, r² पे। तो बिगर ड्रॉप का कितना है निकालना है, तो टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बिगर बाई स्मॉलर, ये कैपिटल R² बाई स्मॉल r²। ठीक, अब आते हैं इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। बिगर निकालना है, स्मॉलर का दे रखा है 10, और कैपिटल R बाई स्मॉल r कितना होगा भाई, ओके, तो यहां से देखो कैपिटल R बाई स्मॉल r होल क्यूब 6 हो जाएगा, तो 6⁻⁴ 1/3 लिख सकते हो, तो ये 6⁻⁴ 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मतलब 6⁻² 2/3 हो जाएगा, तो 10 × 6⁻² 2/3। अब यहां से कौन सा है, दिस वन विल बी आर करेक्ट आंसर। ठीक है, इफ ए न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इन रेशियो ऑफ, if a nucleus is divided in the ratio of 1:2⁻⁴ इस रेशियो में न्यूक्लियस अगर डिवाइड होता है तो रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्ट्स, तो एक न्यूक्लियस है हमारे पास, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, और इसका रेशियो किस चीज का रेशियो, मास वॉल्यूम कैसे, अच्छा यहां पे जो दिया हुआ था
रेडियस रेशियो था। मतलब ये जो डिवाइड हो रहा है तो इसके रेडियस का रेशियो था 1:2 इसका रेडियस मान लो R1, इसका रेडियस मान लो R2। ठीक है, तो R1/R2 दे रखा है 1/2 तो पूछ रहा है कि वेलोसिटी का रेशियो बताइए। ये मान लो v1 वेलोसिटी के साथ इधर जाता है, ये v2 वेलोसिटी के साथ जाता है। वेलोसिटी हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगी, क्यों? क्योंकि मोमेंटम कंजर्व होगा। इनिशियली ये रेस्ट में था, मतलब इनिशियल मोमेंटम जीरो, तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होगा। तो ये जीरो कब होगा? जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, मतलब इस वाले का जो मोमेंटम होगा और इस वाले का जो मोमेंटम होगा एग्जैक्टली बराबर और ऑपोजिट, तभी नेट जीरो होगा। ठीक, तो यहां पे मोमेंटम कंजर्व करके क्या बोला जा सकता है भाई? मोमेंटम कंजर्व करके बोल सकते हैं कि m1v1 ये m2v2 के बराबर होगा। तो मास के लिए क्या होना चाहिए? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, 4/3 पाई r1 क्यूब इंटू v1, इट इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई r2 क्यूब इंटू v2। अब डेंसिटी, न्यूक्लियस डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, चाहे एलिमेंट कुछ भी हो। ठीक है, कैल्शियम की बात करो, एल्यूमिनियम की बात करो, गोल्ड सिल्वर कोई भी ले लो, डेंसिटी न्यूक्लियस का हमेशा कांस्टेंट रहता है। कितना होता है? ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻17 kg/m³, राइट? तो भाई ये तो सेम होगा, ये भी सेम होगा। क्या चाहिए? रेशियो ऑफ वेलोसिटी v1/v2 चाहिए, राइट? v1/v2 चाहिए। इसका मतलब है ये r2/r1 टू द पावर 1/3। अब r1/r2 है 1/2 टू द पावर 1/3, राइट? तो 2 टू द पावर 1/3 टू द पावर 1/3 ये हो गया v1/v2। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर, यहां पे कुछ आ रहा है क्या? यहां पे तो कुछ भी नहीं आ रहा है। 1/3, ओके, अच्छा यहां पे एक मिस्टेक हो गया। v1/v2 जो हमने किया तो r2/r1 टू द पावर 3 है, r2/r1 टू द पावर 3 होगा यहां पे। ये भी 3, मतलब 2 आ जाएगा आंसर, राइट? 1/3 इंटू 3 1, तो v1/v2 2 आ जाएगा हमारा आंसर। दिस विल बी द राइट आंसर। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ा जाए। तो ये बोल रहा था ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द फेसेस ऑफ द गिवन क्यूब। तो ये जो क्यूब है इसके फेस के अलोंग, फेसेस ऑफ द गिवन क्यूब, ठीक है, कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा? तो ओवरऑल सारे फेस को मिला करके कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा? ठीक है, तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला है, इसको मान लो एक्स एक्सिस, इसको मान लो वाई एक्सिस, इसको मान लो जेड एक्सिस। तो मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला किधर? जेड एक्सिस के अलोंग। स्पीड इसका वाई एक्सिस के अलोंग है 8 मीटर पर सेकंड। तो ईएमएफ, कौन सा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा भाई साहब? मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो कितना होगा मोशनल ईएमएफ? BVL। बस यहां पे ध्यान ये रखना है कि B, V और L तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए, राइट? तीनों क्या होना चाहिए भाई? परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं। तो मैं तुम्हें पहले इस फेस की बात करूं, इस फेस की बात करो। पता नहीं ये शेडेड क्यों है, बट व्हाटसोएवर बी द रीजन। इस फेस की बात करो, इस फेस में क्या मोशनल ईएमएफ होगा? BVL चाहिए, राइट? तो भाई B है किसके अलोंग? Z के अलोंग। वेलोसिटी है Y के अलोंग, तो लेंथ किसके अलोंग होना चाहिए? X एक्सिस के अलोंग। तो टुवर्ड्स X एक्सिस या अलोंग X एक्सिस इसका लेंथ क्या है? नथिंग, कुछ नहीं, जीरो। ठीक है, ये किस एक्सिस के अलोंग है? ये YZ प्लेन में है, राइट? तो X के अलोंग तो कोई लेंथ ही नहीं है, कोई कंपोनेंट नहीं है, तो इस वाले में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। सिमिलरली इस वाले में भी कोई ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा, ये भी क्लियर होना चाहिए। तो इन दोनों में, ठीक है, लेफ्ट और राइट फेस में कोई ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा। सिमिलरली अप और डाउन आ जाओ तुम, ये अप आ जाओ, तो ऊपर वाले में देखो भाई, ऊपर वाले में और नीचे वाले में क्या ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा?
कितना होगा भाई? अब BVL, तो भाई यहां पे B है किसके अलोंग? Z एक्सिस के अलोंग, वेलोसिटी है Y के अलोंग, तो X के अलोंग इसका क्या लेंथ है? तो ये 25 सेंटीमीटर का क्यूब है, 25 सेंटीमीटर का क्यूब है, तो X के अलोंग लेंथ है 25 सेंटीमीटर ले लो, या 25/100 1/4 ले लो, ठीक है। तो BVL 1/4 मतलब 2 वोल्ट होगा किधर भाई? इस वाले फेस की वजह से, ठीक है। सिमिलरली इस वाले फेस, नीचे वाले फेस की बात की जाए, नीचे वाले फेस की बात की जाए, तो यहां पे भी सेम होगा तुम्हारा, कितना होगा भाई? सेम चीज BVL की बात करोगे तो सेम 2 वोल्ट होगा। ये भी 2 वोल्ट हो गया। अब फ्रंट और बैक की बात कर लो, फ्रंट और बैक की बात, इस फ्रंट फेस की बात करो। इस फ्रंट फेस की बात करो तो फ्रंट फेस में भी सेम चीज है, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा तुम्हारा भाई साहब? क्यू वी क्रॉस भी करोगे तो सेम चीज, लेंथ हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, और बैक में भी सेम होगा, मतलब फ्रंट और बैक दोनों में तुम्हारा 2 वोल्ट और 2 वोल्ट, ठीक। ओके, तो अगर इस ओवरऑल इसकी बात की जाए तो टोटल कितना हो जाएगा भाई? और सब में डायरेक्शन सेम होगा मोशनल ईएमएफ का, सब में डायरेक्शन सेम होगा मोशनल ईएमएफ का, तो सबको ऐड करेंगे तो टोटल कितना होगा? 2 2 4 और 2 6 और 2 8 वोल्ट। दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है? ये जो पिंक वाला है साइड वाला फेस, लेफ्ट और राइट, इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ऊपर नीचे होगा और फ्रंट और बैक में भी होगा, सब जगह 2 वोल्ट होगा क्योंकि सारी चीजें सेम है, तो टोटल 8 वोल्ट, दैट विल बी आवर आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो दैट वाज ऑल, इतने ही क्वेश्चन थे हमारे पास फिलहाल। तो जैसा आ रहा है पेपर उससे देखते हुए लग रहा है अब 2-3 दिन ही बचा है, 12 को है, 13 को है और 15 को है, राइट। तो फिजिक्स में बस एज यूजुअल, जैसा मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, 6 अप्रैल के शिफ्ट से बोल रहा हूँ कि भाई आप लोगों को बस और बस क्या करना है, बस और बस आप लोग फॉर्मूला देख के जाइए कम से कम, मतलब अगर आपने अच्छी तैयारी कर रखी है, पढ़ रखी है, तब तो वेल एंड गुड, ठीक है। और नहीं भी पढ़ रखी है तो फिजिक्स में बस फॉर्मूला भी अगर आपको सब याद है, ठीक है, और थोड़ी बहुत तैयारी पढ़ाई भी आपने की है, तो भी आप काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो जिनका एग्ज़ाम हो गया है वो एडवांस की प्रिपरेशन करें, और जिनका एग्ज़ाम अभी बचा हुआ है उनको फिर से विशिंग यू ऑल द बेस्ट, और फिर मिलेंगे अगली सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।